हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बिना अपना टाइम वेस्ट किए। लेक्चर का जो थंबनेल है वो देख के तुम्हें पता लग ही गया होगा कि आज केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं रेट लॉ के बारे में, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन सीखा था और मैंने नीट वाले एस्पिरेंट्स को स्पेसिफिकली बोला था बेटा कि वहां से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप उस लेक्चर को स्किप कर चुके हैं, ऐसा सोच रहे कि यार वो तो हमें आता है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बेटा उसके अंदर आपके 4 नंबर छुपे हुए हैं। क्या छुपा हुआ है? 4 नंबर छुपे हुए हैं। तो अगर तुमने उस लेक्चर को नहीं देखा है, वो टॉपिक को तुम हल्के में ले रहे हो, तो एक बार जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लो, वहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बेटा। तो लेक्चर को स्किप नहीं करना है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो हॉट टॉपिक्स है, जहां से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वो मैं तुम्हें बताती रहती हूँ कि उधर से अपना 4 मार्क्स का जो कंटेंट है ना, फर्स्ट लेक्चर से, कौन से लेक्चर से? फर्स्ट लेक्चर से, वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है बेटा। उसके अपन ने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन कराया था और उसका कंक्लूजन लिखवाया था। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई वाले एस्पिरेंट्स के लिए। जेई के एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है ना फर्स्ट वाले लेक्चर से, तो उधर से बनता है बेटा जहां से हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो जाओ और उस लेक्चर को देखो और फिर इस लेक्चर के ऊपर जंप करना बेटा। आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो तुम्हें मैं पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ से हमें मार्क्स कौन सा टॉपिक जो है वो देने वाला है। वो जो टॉपिक है बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देने वाला है, जिसके अंदर कई बार मॉलिक्यूलरिटी को भी मिक्स कर दिया जाता है। तो ये जो 3 टॉपिक है ना, इनके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता दूंगी कि किस किस वैरायटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने पीवाईक्यूज भी डाले जिससे तुम्हें ये लग जाए कि हाँ यार पीवाईक्यू पूछा हुआ है, यानी कि टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले वाला लेक्चर देख के आओ जिन जिन ने नहीं देखा, उसके बाद सेकंड वाला लेक्चर देखना। क्या बात है मैम, आते मतलब आपने तो डांटना शुरू कर दिया। चलो नहीं डांटते हैं। तो सभी बच्चे, मैं आशा कर रही हूँ बेटा अच्छे होंगे। गर्मी थोड़ी ज्यादा है, अभी ह्यूमिडिटी वाला मौसम चल रहा है, तो अपने आप को हाइड्रेट करके रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है हाइड्रेशन। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। अगर तुम लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा होगा तो डेफिनेटली तुम लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि तुम तो 9 बजे यहाँ पर आके टपक जाते हो कि 9 बजे लेक्चर आता है, वही आपने देखना होता है। बेटा जो कल मैंने वीडियो लेक्चर डाला था वो डाला था कि केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है उनकी वेटेज क्या क्या है, हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से, लो वेटेज चैप्टर्स कौन से। कई बार ऐसा होता है ना कि लो वेटेज चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन आता है, कई बार तो स्किप भी हो जाता है, नहीं आता, और उसके ऊपर मैंने हफ्ता भर लगा दिया चीजें याद करने में, तो वो हमारा टाइम वेस्ट करता है। माना कि आप पूरे जुनूनियत के साथ लगे हुए हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी बढ़िया होने के साथ साथ है ना, डायरेक्शन सही होनी बहुत जरूरी है कि आपको किन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, किन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाके उस वीडियो को देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। पहले लेक्चर पढ़ लो, लेक्चर के बाद उस वीडियो को जाके डेफिनेटली देख लेना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप उसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डली हुई है, उसके स्क्रीनशॉट्स लेके प्रिंट आउट निकाल के या फिर अपना लिख के चिपका लो, जो जो चैप्टर्स हाई वेटेज के, लो वेटेज के, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों के बताए मैंने वहां पे। ठीक है, बात करते हैं जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं बेटा, वो मेरे बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। आई एम योर राव मैम, आई एम केमिस्ट्री एजुकेटर। स्कूलिंग होम टाउन करने के बाद मैं पहुंची दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पहुंची सीधा आईआईटी गुवाहाटी। वहां से केमिस्ट्री के अंदर अपनी मास्टर्स खत्म करने के बाद मैंने सीधा जंप किया कोटा में। वहां पर आईआईटी जेई, यानी कि आप ही के जैसे जो जेई मेंस के बच्चे हैं, जो नीट के बच्चे, उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस लिया, और वही एक्सपीरियंस साथ साथ आपके साथ यूट्यूब के ऊपर भी शेयर किया जा रहा है। तो आप इस जर्नी का हिस्सा बने, इसके लिए जरूरी है कि आपने दी केमिस्ट्रिक, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है बॉस आपकी केमिस्ट्री का, जहां पर आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है, बिल्कुल वैसा जैसे मैं अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, जैसे मैं अपने कोचिंग में अपने बच्चों को कंटेंट डिलीवर करती हूँ, डिट्टो सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर यूट्यूब पर भी फ्री में प्रोवाइडेड होता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, ना इट इज मैंडेटरी दैट यू आर द सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड दिस चैनल बेटा। अगर नहीं किया ना तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ये ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आप सब्सक्राइब्ड रहते हैं तो आपको अपडेट्स मिलती हैं। जब आप वीडियो को देख रहे होते हैं और साथ के साथ लाइक बटन को ठोक देते हैं ना, ऐसे यूं
टिक कर देते हैं तो मैम को ना सुपर एनर्जी मिलती है बेटा, मैम सुपर एनर्जेटिक होती है। आप एक बात बताओ, आप पढ़ रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा किसी चीज में ना, आपको कोई चीज पिंच कर गई है, जब तक वो चीज आपके निकलेगी नहीं, मतलब आप अच्छा फील नहीं करोगे, तब तक स्टडीज के ऊपर फोकस कर पाओगे नहीं ना। सेम चीज है, आप लाइक नहीं करके जाते, बच्चे देख के तुम लोग चले जाते हो और लाइक नहीं करके जाते हो, तो मुझे सुपर एनर्जेटिक फील नहीं होता, इवन एनर्जेटिक ही फील नहीं होता। तो तुम बताओ यार, जब तुम दुखी होते हो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं ऐसे दुखी होंगी तो मेरा कंटेंट डिलीवर करने में कैसे मन करेगा बताओ जरा। मैं अगर यहाँ पर लेक्चर डाल रही हूँ, लेक्चर बना रही हूँ, आपके लिए पीपीटी बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो मुझे सुपर एनर्जेटिक होना पड़ेगा, बहुत सुपरमैन की तरह। अगर एनर्जी नहीं आएगी तो मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो फिर तुम्हें पता ही है दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं है, कंटेंट डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन एज ए टीचर, एज एन एजुकेटर, मेरा पूरा पूरा जो फर्ज है बेटा, जो मेरी जो ड्यूटी है वो मुझे कंप्लीट करनी रहती है हर हालत में। वो अलग बात है कि आप अपनी मैम को प्यार देना चाहते हैं, आप वीडियोस पे, चैनल पे अपना जो लव है वो शेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करेंगे वीडियो को और अपने सारे दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। जल्दी जल्दी शेयर कर दो, जो भी तुम्हारे 2 4 5 10 20 दोस्त है ना, सबके साथ इस वीडियो को फटाफट शेयर करो। पहले शेयर करो, जल्दी से शेयर करो, उसके बाद आओ वीडियो पे। ऐसा नहीं है यार, तुम बस देखते रहते हो वीडियो को, शेयर भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, बिल्कुल गलत बात। बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में, जमाने के साथ साथ चलना पड़ता है बॉस, जमाने के साथ साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। बेल आइकन इसलिए दबाना जरूरी है बेटा क्योंकि लेक्चर तो आपको पता है कि 9 बजे मिल जाता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन जो मैम दूसरे कंटेंट डालती रहती हैं, जैसे कल मैंने वीडियो डाला अपने चैप्टर वाइज वेटेज का, वैसे ही और जो कंटेंट डालती रहती हैं वो तो किसी भी रैंडम टाइम में डाल देती है, जब जैसे मैम को लगता है उसी टाइम पे डाल देती हैं, तो उनका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है। तो इसके लिए यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन दबाओ दबाओ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मैम आप जो बोल रहे हैं ना वो हम सुन रहे हैं, हमने सब्सक्राइब भी कर दिया, हमने बेल आइकन भी प्रेस कर दिया, हमने वीडियो को लाइक भी कर दिया। ये सब बता के जाया करो ना कमेंट सेक्शन में, मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना, कमेंट सेक्शन को भर भर के पढ़ूंगी। जो बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बता रहे हैं कि मैम ऑर्गेनिक में डर लग रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब कराओगे, एक बच्चा 4 दिन से कमेंट कर रहा है, बेटा मैं 4 दिन से ही आपको बता रही हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स खत्म होते ही हम जीओसी 1 एंड 2 पे फोकस करेंगे। सो यू डोंट वरी, अगर 12th क्लास के स्टूडेंट है तो भी 11th का रिविजन होगा, 11th के स्टूडेंट है कोचिंग में छूट गया है या फिर स्कूल में छूट गया है तब भी आप यहाँ से अपना कवर कर सकते हैं, और अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है तब भी डेफिनेटली यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। तो आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है बॉस। दूसरी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है संडे का टेस्ट। संडे का टेस्ट बेटा, कल अपना टेस्ट है, मैंने इंस्टाग्राम पर, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे मैंने पोल डाला हुआ है टाइमिंग्स का कि किस टाइमिंग में आपको टेस्ट देना है, 10 से 11, 2 से 3, 5 से 6 या फिर रात को 8 से 9। तो उन पोल में जाके आप बता दो बेटा। अभी तक जो फ्रीक्वेंसी आई वो 10 से 11 सुबह वाली आई है। अगर आपको भी लगता है, जो भी आपका जेन्युइन टाइम है कि मैम मैं इसी 1 घंटे में टेस्ट दे पाऊंगा, दे पाऊंगी, तो जाके पोल में बेटा तुरंत क्लिक कर दो ताकि मुझे पता लग जाए। जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो बात बोलेंगे ना अपन वही करेंगे। तो संडे का टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी मैंने इंस्टाग्राम पे बता दिया था बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट आएगी क्योंकि अपन कर चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स एक लेक्चर हो चुका है, एक आज हो जाएगा बेटा। ये दोनों जो लेक्चर्स, जहां दोनों लेक्चर मतलब केमिकल काइनेटिक्स जहां तक हो जाएगा और इलेक्ट्रो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसका टेस्ट है और इसका टेस्ट 1 ही घंटे का होगा। तो जो टाइमिंग तुम्हारे लिए सूटेबल है वो जाके पोल में बता दो मेरे को, मैं उसी टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप पर टेस्ट डाल दूंगी और आप आराम से कर लेना बेटा। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। बहुत हो गई बातें, माननी होंगी तो इतने में ही मान जाओगे। वैसे आजकल के बच्चे मानते थोड़ी है टीचर्स की बातें, नहीं मानते ना, मानते। चलो स्टार्ट करते बेटा आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे रेट लो की। हमने कल के लेक्चर में जो बात की थी, जहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, वो क्या था पहले उसको देख लेते हैं। कि मेरे पास कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी और ये जो है बेटा सी प्लस डी बना रहा है, तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन जो बताया था बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन सबको पता है क्या बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ रिएक्शन में जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है। रिएक्टेंट की टर्म में बात करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा और प्रोडक्ट की टर्म्स में बात करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ -1/a dA by dt was equal to -1/b dB by dt
इट वॉज इक्वल टू 1/c/dc/dt एंड ये इक्वल था बेटा 1/d/dd डिवाइडेड बाय dt। ये हमने कल के लेक्चर में किया था, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझा दी थी बेटा, और ये भी बता दिया था कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या है, और यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन की टर्म्स में है ना, तो इसलिए डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली बेटा यहां से सारी चीजों को सॉल्व करना, इधर से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना वाज नॉट सो मच कन्वीनियंट कि हम बस इसी के ऊपर आके रुक जाए कि यही सफिशिएंट है हमारे लिए, रेट अगर निकालना तो इसी से निकाल देंगे। डिफरेंशिएशन का फंडा है ना, वो हमारे बस की बात है नहीं। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, एक्सपेरिमेंटली जो चीजें ऑब्जर्व हुई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, उसके बाद बेटा हम लोग इसकी थ्योरी के ऊपर पहुंचेंगे कि एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व हुआ। देखो, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व हुआ कि मैम इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है भाई, 0 होती है। धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहा होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो इस मीन टाइम में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इनिशियली बहुत ही तेजी से चेंज होता है ना, रैपिडली चेंज होता है। जो कंसंट्रेशन में चेंज है ना वो रैपिडली चेंज होता है, लेकिन धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता हुआ दिखाई दिया। ऐसा क्यों दिखाई दिया, क्योंकि मैम रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इनिशियली बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट घटता जा रहा है। तो शायद इसीलिए हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन भी है ना, वो इनिशियली तो बड़ी तेजी से चेंज होता है, बाद में धीरे धीरे चेंज होता है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया बेटा, यहां पर कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, इधर टाइम की बात कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रही थी और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी बेटा। ये आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था और ये आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था। ठीक है, यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ओवरऑल जो रेट है बेटा वो हमारा डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो क्या बताया गया कि रेट लो एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है बेटा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो हमारा रेट है ना बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, इस केमिकल रिएक्शन की बात कर रही हूं ना, तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, ए है और बी है या ना। तो यहां पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ए कंसंट्रेशन, ए जो है वो रिएक्टेंट है, बी जो है वो रिएक्टेंट है। ए और बी की कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट है बेटा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनिशियली ज्यादा ही होती है, तो रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी। जब धीरे धीरे कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लग जाती है रिएक्टेंट की, तब आपका जो रेट है वो भी डिक्रीज होने लग जाता है बेटा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो जो रेट आएगा बेटा ये आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते ही एक के कांस्टेंट लिख देंगे और ए की कंसंट्रेशन इनटू में बी की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर एक और चीज डिफाइन होती है बेटा, दैट इज द पावर ऑफ ए एंड बी। ये जो पावर है ना ये x और y है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो पावर है ना कंसंट्रेशंस की, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाया था ना इक्विलिब्रियम में, वहां पर मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जो कंसंट्रेशंस है बेटा उनकी पावर में क्या जा रहा था, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट जब आप रेट लो एक्सप्रेशन लिख रहे हो, क्योंकि ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है बेटा, तो एक्सपेरिमेंटल अगर है तो हम थ्योरेटिकल चीजें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं कैसे कह दूं कि जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये यही आपका पावर में चला जाएगा, नहीं बेटा। तो रेट लो क्या है बेटा, इट इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर। कुछ पावर है, जरूरी नहीं है वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि मैम ये एक्सपेरिमेंटल है, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation।
कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी, आपने उसको बैलेंस किया यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आए, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो K यानी कि रेट कांस्टेंट इनटू में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स है बेटा उनका प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई बेटा, और पावर में कोई ना कोई वैल्यू होगी बेटा, वो जरूरी नहीं है कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैम ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटली पता लगता है, जरूरी नहीं है कि जो मेरी पावर जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही पावर में आएगा। पावर में आ सकता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, जो कि आपको मैम आज के लेक्चर में बताने वाली है। बात आई समझ में? तो यहाँ पर ये आपका रेट लो एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर रेट, मान लो मैं ए रिएक्शन लिख रही हूँ बेटा, ए आपका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, कैपिटल ए आपका रिएक्टेंट है, और ये यहाँ से बी बना रहा है बेटा, तो आपका जो रेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू बेटा रेट कांस्टेंट के क्या है बेटा? आपका रेट कांस्टेंट है, ये आपका रेट कांस्टेंट है, या फिर इसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वेलोसिटी कांस्टेंट कह सकते हो, ठीक है। इनटू में कंसंट्रेशन किसकी लेनी है? रिएक्टेंट की। क्या प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है क्या तुम्हारा रेट? नहीं मैम, रेट लो के अकॉर्डिंग रेट जो रेट है रिएक्शन का वो डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो यह लिखा मैंने ए की कंसंट्रेशन, और इसकी पावर क्या ए आएगी क्या? नहीं मैम, इसकी पावर क्या आएगी? कुछ भी आ सकती है, हमें क्या पता है, ए भी आ सकता है, कुछ और वैल्यू भी आ सकती है, ये तो एक्सपेरिमेंट है। तो यहां पर ये जो पावर है ना बेटा, ये जो पावर है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये जो पावर है ये क्या होगी बेटा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बेटा। भाई कितने किस हिसाब से चेंज हो रहा है? डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, या फिर हाफ हो रहा है? ये तो ये पावर ही बताएगा ना। तो पावर क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है बेटा। मान लो मेरी रिएक्शन ये है ए प्लस बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सी बेटा, तो इसके लिए रेट लो के अकॉर्डिंग रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के इनटू में रिएक्टेंट ए बेटा, ए की कंसंट्रेशन इनटू में बी की कंसंट्रेशन, ए की पावर एक्स है और बी की पावर क्या है? वाई है। एक्सपेरिमेंटली कोई वैल्यू आई है बेटा, हमें नहीं पता क्या आई है, बट कुछ ना कुछ वैल्यू आई है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा जो कंप्लीटली अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, वो बताएगा कि ए और बी की जो कंसंट्रेशन है ना वो किस तरीके से रेट को अफेक्ट कर रही है बेटा। तो एक्स प्लस वाई अगर मैं कर दूंगी तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। अगर मैं x की बात करूं बेटा तो ये ऑर्डर है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बेटा, विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए जो है वो किस हिसाब से रेट को अफेक्ट कर रहा है, डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। सिमिलरली जो वाई है बेटा ये आपका क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बी, कि मैम जो बी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ना वो किस तरीके से अफेक्ट कर रही है रेट ऑफ द रिएक्शन को। बताओ जरा, समझ आया क्या सबको? अगर समझ आया तो मेरे को जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, वीडियो को लाइक करके बताओ कि हाँ मैम समझ आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर है? ये बहुत ही आज के लेक्चर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के भी उठाए हैं और वैसे भी उठाए हैं जो आ सकते हैं, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। अभी समझ आया तुमको? चलो आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। रेट ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कोई हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन दे दी ए प्लस बी प्लस से जिससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये क्या कह रहा है बेटा? रेट जो है माइनस डी ए बाई डी टी, इसका क्या मतलब हुआ? रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, और रिएक्टेंट का अगर डिफरेंशियल टर्म्स में देखेंगे तो माइनस डी ए बाई डी टी ही तो आता है बेटा। वो किसके बराबर है? रेट कांस्टेंट के इनटू में ए की कंसंट्रेशन पावर हाफ, बी की कंसंट्रेशन पावर 1/3, सी की कंसंट्रेशन पावर 1/4। ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालो। भाई ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, क्या होगा मैम? ऑर्डर जो होता है सम ऑफ पावर्स होता है, सम ऑफ पावर्स of reactant terms in rate law expression, रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर बेटा जो आपकी टर्म्स है ना रिएक्टेंट की, उनके ऊपर जो पावर, उन सब पावर को ऐड कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। बोलो भाई, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनसे एलसीएम भी सॉल्व नहीं होता होगा। ये अजीब सा एलसीएम दिख गया, कहाँ से सॉल्व कर पाओगे तुमसे थोड़ी ना सॉल्व होगा। देखो बेटा इसका आंसर मेरे को, अगर तुम्हें आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मैम आपको ही लगता है कि सारे डम्बो है। सारे नहीं है, हमें आता है। लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। पहले लिखो फिर मैं सॉल्व करती हूँ। पॉज करो इसको, अभी जाके लिखो।
वरना मैं ही सॉल्व कर दूंगी तो तुम क्या करोगे, अपने आप को प्रूव करोगे मैम एलसीएम तो आता है। नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, एलसीएम नहीं आएगा, क्या बात कर रहे हो। नीट वाले बच्चों से कई बार नहीं होता है बेटा, वो दिक्कत खा जाते हैं, आता हुआ भी कंफ्यूजन हो जाती है इन सब ऐसी चीजों में। देखो 4 × 12 दूनी 24, यहाँ पे आ गया बेटा 12, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6, 8 से 14, 14 और 10 24, 24 2 26, 26 बटे 24, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो ऊपर आए 13 दूनी 26, नीचे आए 12, तो 13/12 हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। सही लिखा है आपने कमेंट बॉक्स में, सही लिखा होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि डायरेक्ट पूछ लेगा, नीट में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बनता है उनसे क्वेश्चन, लेकिन मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछता है बेटा, आपको बताएगा नहीं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट कांस्टेंट के यूनिट के टर्म्स में ही आपको निकालना पड़ता है कि हाँ कौन सा रेट कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सीख लेते हैं कि कैसे रेट कांस्टेंट के यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे और उन यूनिट्स की हेल्प से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। देखो बेटा सबसे पहले तो तुम ये समझो कि यहाँ पर जो रेट है ना वो क्या होता है, K इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। अब एक बात बताओ, रेट की यूनिट कल तुमने निकाली थी, क्या निकाली थी, मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऊपर कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि पर सेकंड। बेटा तो ये आपकी रेट की यूनिट थी, इधर क्या है रेट कांस्टेंट, क्या इस कंसंट्रेशन को मैं नीचे लेके चली जाऊं, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, फिर से वही मोल पर लीटर, क्या होती है मोल पर लीटर, इसको नीचे लेके गई मोल पर लीटर। लेकिन बेटा कंसंट्रेशन जो हम ले रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन लिखी कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए लिखा, 0 1 2 3 किस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का, ये तो बताना पड़ेगा। मान लेते हैं कि n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, n क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बेटा n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, है ना। अब ऊपर लेके जाऊं मैं, यहाँ पर ये मोल लीटर इनवर्स है, इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर, जब ऊपर लेके जाएंगे तो साइन पावर का बदल जाएगा, ये हो जाएगा -n, और इधर क्या लिखा हुआ पर सेकंड, ये यूनिट हो गई बेटा k की। अब देखो जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, बेस यहाँ पर सेम है बेटा, पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, एक की पावर 1 है दूसरे की -n है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी, 1 - n हो जाएगा। तो मोल लीटर इनवर्स यहाँ पर बेटा 1 - n पर सेकेंड, इट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ के, और इसको है ना चुपचाप से दिमाग में बिठा लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा, दिमाग में बिठा लेंगे। मैं चलो यहाँ अगले स्लाइड पर बिना देखे लिख देती हूँ, के की जो यूनिट है बेटा वो क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर 1 - n बेटा, और यहाँ पर सेकेंड, यहाँ n क्या है बेटा, n आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्या है, n आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बताओ जरा क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, अब 0 के लिए मेरी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ n की वैल्यू 0 लिखेंगे, मान लो मेरे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 दे रखा है, वो कह रहा है कि आपके पास एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ क्या होगी, n की वैल्यू 0 रखेंगे, n की वैल्यू 0 रख दी यानी कि मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा मोल लीटर इनवर्स और पर सेकंड, ये आपके यूनिट ऑफ के हो जाएगी बेटा, यूनिट ऑफ के, और ये आपका क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 बेटा, और n इज इक्वल टू 3/2, इनके लिए अपन निकालते कैलकुलेट करते हैं, देखो जरा इज इक्वल टू 1 यानी कि मैम मुझे n की वैल्यू 1 पुट करनी है, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि मोल लीटर इनवर्स की पावर 0, तो ये तो 1 हो गया, अब ये तो पूरा 1 हो चुका है, तो यूनिट क्या बची बेटा, ओनली पर सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड होगी, क्या होगी, पर सेकेंड। 0 ऑर्डर के लिए क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकंड बेटा। अगर मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिखूं, मान लो 0 ऑर्डर के लिए 4n इज इक्वल टू 0, रेट क्या होगा बेटा, रेट इज इक्वल टू k, और ऑर्डर क्या है, कंसंट्रेशन, रेज टू पावर क्या है बेटा 0, ऑर्डर 0 यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी पावर 0 है, और समथिंग रेज टू पावर क्या होता है, 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि मैम रेट इज इक्वल टू k, रेट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द 0 ऑर्डर रिएक्शन, समझे। इन चीजों को डिटेल में थर्ड लेक्चर में देखेंगे। n इज इक्वल टू 2 बेटा, यहाँ 2 पुट करो, 1 - 2 यानी कि -1 बेटा, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या हुई, -1 पर सेकेंड, तो यहाँ पर इसको खोल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल
मोल की पावर -1, लीटर की पावर क्या हो जाएगी +1 बेटा, और पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर। अब बात करते हैं थर्ड के लिए। थर्ड के लिए कैलकुलेट करके बताओ। चलो थर्ड के लिए कैलकुलेट करो। यहां पर 3 रखो, एन की जगह 3 रखो बेटा। 3 रखेंगे तो 1 - 3 = -2। तो मोल लीटर इनवर्स की पावर -2 अगर होगी तो ये हो जाएगा मैम मोल -2, लीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी +2 बेटा, और पर सेकेंड। ठीक है, एन की वैल्यू 3/2, यहां पुट करो 3/2, क्या आ जाएगा 1 - 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 बेटा, ये क्या हो जाएगा -1/2। यानी कि मैं मोल लीटर इनवर्स की वैल्यू है मेरी -1/2 पर सेकेंड। तो यहां पर यूनिट क्या बन जाएगी, मोल की पावर -1/2 और लीटर की पावर बेटा -1 × -1/2, तो +1/2, ये लो 1/2 पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, विच ऑर्डर 3/2। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है बेटा। तो सिंपली तुम्हें याद क्या रखना है, यहां पर याद रखने वाली चीज ये है कि मैम अगर मुझे के यूनिट निकालने हैं तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मोल लीटर इनवर्स इसकी पावर 1 - n करूंगा, और पर सेकेंड क्या करूंगा, पर सेकेंड। एन की वैल्यू पुट कर दो, किसी भी ऑर्डर के लिए पूछा तो एन की वैल्यू अगर मैंने पुट कर दी तो मैं के की यूनिट निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मान लो तुम्हें बेटा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर के की यूनिट। जैसे कि एक क्वेश्चन यहां पर मैं बताती हूँ आपको, लास्ट में ये देख लेते हैं एक बार, पहले इस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं। ये देखो, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर बताना फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। अब देखो कैसे बताएंगे, ध्यान से समझना इस चीज को। यहां पर मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी जेई वाले बच्चों के लिए। देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है और तुम्हें ये नहीं पता कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो मैंने तुम्हें बताया कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कोई भी ऑर्डर है, फोर ऑर्डर इज इक्वल टू एन। एन ऑर्डर के लिए जो के की यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n, और यहाँ पर सेकेंड बेटा। तो इधर के की यहाँ पर यूनिट क्या रही है बेटा, मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 पर सेकेंड। यानी कि मैम इधर n की वैल्यू डेफिनेटली क्या रही होगी, 2 रही होगी, 1 - 2 बेटा, तभी -1 आया, और यहाँ पर मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और पर सेकेंड हुआ। कब हुआ, जब n = 2 हुआ। ठीक है, इधर पर सेकंड दे रखा है, यानी कि मैम n की वैल्यू डेफिनेटली 1 रही होगी, 1 - 1 0, समथिंग रेज टू पावर 0 = 1। ये वाली टर्म खत्म करनी तो n की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, यानी इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 2। अब मुझे ऐसे सॉल्व नहीं करना, तो कैसे सॉल्व करना है, आपको सिंपली बेटा ये देखना है कि लीटर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ, लीटर के ऊपर क्या यूनिट लिखी हुई है। जो लीटर के ऊपर पावर है ना, उसको आप n-1 के बराबर पुट कर दो। x क्या है बेटा, यहाँ पर पावर ऑफ लीटर, पावर ऑफ लीटर, लीटर की जो पावर है उसको बराबर पुट कर दो n-1 के। यहां लीटर के ऊपर क्या वैल्यू है बेटा, 1 है, क्या है 1। तो यहां लिखो फर्स्ट के लिए 1 = n-1, यानी कि n = 1 + 1 = 2, कैलकुलेट हो गया। इधर यहाँ पर सेकंड है, यानी कि लीटर की पावर क्या होगी, 0 होगी, समथिंग रेज टू पावर 1, 0 = 1 ना बेटा। तो सेकंड के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लीटर के ऊपर पावर क्या है, 1 है, हाँ नहीं, लीटर के ऊपर पावर 0 है, समथिंग रेज टू पावर 0 = 1, लीटर के ऊपर पावर क्या है 0, तो n-1 = लीटर की पावर जो 0 हो गई बेटा, n = 1, ये फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जहां पर आपको के की यूनिट की टर्म यूनिट दी गई है और पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, या फिर क्वेश्चन के अंदर ही बेटा एक जो इंफॉर्मेशन है वो रेट कांस्टेंट दे रखा है, जिसकी हेल्प से आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो उसके लिए सिंपल एक ही चीज करनी है, क्या करनी है, लीटर की जो वैल्यू है ना, लीटर की जो पावर है उस पावर को n-1 के बराबर पुट कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब मुझे जल्दी से बताओ लिख के कि क्या तुम्हें ये चीज समझ आई, क्या तुम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। अब जल्दी से बताओ, के की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास दे रखी है 2.4 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, विच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज दिस, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ये जो के की वैल्यू दे रखी है, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है बेटा, ये किसके लिए, कौन से ऑर्डर के लिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मैम जो लीटर की पावर है ना, जो लीटर की पावर है उस पावर को n-1 के बराबर रख दो। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट कि यहाँ पर आपके लिए n की वैल्यू क्या आई है। जल्दी जल्दी लिख के बताएंगे बेटा, जल्दी जल्दी लिख के बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब आगे आ जाओ वापस से।
रेट कांस्टेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड होता है बेटा, आप रिएक्शन देख के नहीं पता लगा सकते कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंटल है। जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। आपका जो ऑर्डर है, क्योंकि मैम ये एक्सपेरिमेंटल है ना, एक्सपेरिमेंटल तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बेटा 3 से ज्यादा, अगर हाइपोथेटिकल केस है, एवं पूछने के हिसाब से पूछ रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली रिएक्शन में 3 से ज्यादा ऑर्डर देखा नहीं गया है बेटा, ठीक है, नॉर्मली नहीं देखा जाता है। ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है ना बेटा, मतलब सेम रिएक्शन है लेकिन उस रिएक्शन की कंडीशन मैंने बदल दी, तो उसके लिए ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। जैसे सेम रिएक्शन है, HI का डिकम्पोजिशन कराया H2 और I2 में, लेकिन पहले मैंने यहां पर गोल्ड सरफेस यूज करी बेटा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस, तो उधर 0 ऑर्डर निकला। मैंने इसको हीट से डिकम्पोज कराया तो ये सेकंड ऑर्डर निकला बेटा। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, सेम रिएक्शन अगर होगी लेकिन रिएक्शन कंडीशन अलग अलग होंगी तो ऑर्डर भी डेफिनेटली अलग अलग हो सकता है। दूसरी बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल रिएक्टेंट, किसी रिएक्टेंट के बेसिस पर वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब देखो, जैसे ये मैंने लिखा हुआ OCl नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, यहाँ पर मैंने OH नेगेटिव लिया बेटा एज अ कैटलिस्ट, OI नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव बना। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया, वो बेटा रेट कांस्टेंट इनटू में इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता हुआ दिखाई दिया। अब नीचे कंसंट्रेशन है, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है विद नेगेटिव पावर बेटा, यानी कि नेगेटिव में डिपेंड कर रहा है बेटा। तो ये क्या कर रहा है, एज अ इनहिबिटर काम कर रहा है बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम नहीं कर रहा। OH नेगेटिव कैटलिस्ट लिया था ना मैंने, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम नहीं कर रहा, पावर नेगेटिव में, यानी कि ये इनहिबिट कर रही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ये इनहिबिटर का काम करेगा बेटा, यानी नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, हो गई बात समझ में। अब एलिमेंट्री रिएक्शन समझो। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बेटा जो सिंगल स्टेप के अंदर कैरी हो जाती है। मैंने सिंगल स्टेप के अंदर HI का डिकम्पोजिशन कराया सिंगल स्टेप के अंदर, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन सिंगल स्टेप में कराया तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है बेटा। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब एक ही स्टेप में हो रही है बेटा। एक स्टेप में होने का मतलब ये है कि वहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। इंटरमीडिएट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? एलिमेंट्री रिएक्शंस है। और एलिमेंट्री रिएक्शंस की सबसे कमाल की बात पता है क्या होती है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर जो रिएक्टेंट की पावर है वो जरूरी नहीं है कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, कुछ भी हो सकती है। बट अगर मैं कहूं कि डेफिनेटली स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि पावर में जाएगा, वो कब जाएगा? जब रिएक्शन मेंशन्ड होगी एलिमेंट्री रिएक्शन। मैं कह रही हूं कि यहां पर 2a प्लस बी बेटा, इससे c बन रहा है, ठीक है, और इसके लिए रेट लो की एक्सप्रेशन लिखो। कब? जब ये मैंने मेंशन कर दिया कि इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये क्या है बेटा? आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर A की पावर और B की पावर क्या होगी? जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर ऑर्डर विल बी 2 + 1 = 3। यानी कि मैम एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम ऑर्डर की जगह, पावर की जगह रख सकते हैं। यानी कि ऑर्डर क्या होगा बेटा? ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ पावर्स होता है ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर क्या होगा? स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम। सिंपल। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखा है और इट इज नॉट मेंशन्ड कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो सिंपली उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जोड़ दो, वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। समझ आया क्या? अरे बोलो रे, आया क्या? तो यही चीज मैंने यहाँ पर समझाई है। अब ये देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती। अब मैं कहूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती। एलिमेंट्री में बेटा जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, वही ऑर्डर होता है। ऑर्डर जीरो यानी कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जीरो है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा केमिकल रिएक्शन में? देखो, जीरो ऑर्डर का मतलब रेट इज इक्वल टू K × A की पावर 0। और एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, कि यहां पर A से B बन रहा है। एलिमेंट्री रिएक्शन अगर होगी तो उसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर में जाएगा। पावर में तो इधर 0 तो इधर 0 होएगा क्या? इसका मतलब एक भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा केमिकल रिएक्शन में, यानी केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही। तो बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जीरो ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रख लेना तुम, ठीक है? ये चीज क्या है? इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ो, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 2a + B2 है, एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो। बड़ा ही आसान सवाल है, एलिमेंट्री है ना, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जोड़ दो, ये 2 और ये 1, 2 + 1 = 3। रेट लो एक्सप्रेशन लिखने को बोले तो रेट इज इक्वल टू
के इंटू में a की पावर 2 और b2 की पावर 1 बेटा, 2 + 1 = 3। सिंपल रेट लो एक्सप्रेशन है अगर एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है तो, ठीक है। अब आगे देखो भैया, आगे देखो क्या कह रहा है, अगर वॉल्यूम 1/3 हो रही है, ये लो मैंने स्टार मार्क कर दिया, अगर वॉल्यूम 1/3 हो रही है तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा? कंसंट्रेशन 1/3 नहीं बोली है, इसने बोला है वॉल्यूम 1/3। तो कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? मोल बाई वॉल्यूम होती है, मोल बाई वॉल्यूम। मोल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, वॉल्यूम इसने 1/3 कर दी बेटा। अब 1/3 का मतलब कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो गई। अगर भाई मैंने 1/3 वॉल्यूम किया, 3 ऊपर जाएगा, इनकी जो नई वाली कंसंट्रेशन है वो 3 गुना हो गई, यानी कि कंसंट्रेशन इज, नई वाली कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पुरानी वाली कंसंट्रेशन के 3 टाइम्स। तो यहां पर अगर 3 गुना कंसंट्रेशन हो गई तो 3 गुना 3 गुना 3 3 9, 3 की पावर 1 यानी कि 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 27 टाइम। तो रेट जो नया वाला है बेटा वो क्या हुआ है? 27 टाइम्स ऑफ द पुराना वाला रेट हुआ है। इस वैरायटी के क्वेश्चंस आप PYQs जाके देख सकते, चेक कर सकते हैं। फ्रॉम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि हम कंसंट्रेशन में ये चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगा, अगर मैं वॉल्यूम में चेंज करूं तो क्या अफेक्ट होगा। देयर आर सो मेनी वैरायटी ऑफ सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस बेटा जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, भागना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि मैम 1 घंटे की वीडियो हो गई हम तो बोर हो गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेक्चर मतलब लेक्चर। आप मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को नहीं करना चाहते हैं या फिर हमें थकावट हो रखी है या मन नहीं हो रहा है, तो किसी भी चीज को करने के लिए है ना 2 मिनट बस अपने आप को पुश कीजिए। अपने आप को किसी भी काम को करने के लिए, जिस काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा उस काम को करने के लिए 2 मिनट अपने आप को पुश कीजिए। वो 2 मिनट अगर आपने अपने आप को पुश कर लिया ना, इसका मतलब आप वहां पर आगे उस काम को आराम से कर सकते हैं, आपका मन लग जाएगा। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज थोड़ा सा आराम करने का मन है, लेकिन हमें तो नीट निकालना है, हमें तो IIT में जाना है, तो हमें 2 मिनट बैठना है बस वहां पर। 2 मिनट अगर मैं बैठ गई ना, मैंने किताब खोल ली, मन लगा के 4 लाइन भी पढ़ ली, तो 5वीं लाइन मेरे मन से ही पढ़ी जाएगी, जबरदस्ती नहीं पढ़ी जाएगी। DPP लगाने का मन नहीं करता ना कि यार क्वेश्चन तो बनते नहीं है, कैसे करूंगा, नहीं मेरे को तो डिमोटिवेशन हो जाता है। नहीं, 2 मिनट मेहनत करके उस पर बैठिए, DPP में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मन करेगा कि यार और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, नहीं बन रहा है नोट्स उठा के देखो कि अच्छा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, क्यों नहीं बन रहा मुझसे। 2 मिनट का जो पुश है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन, नॉट ए स्टूडेंट, फॉर नॉट ए स्टूडेंट बेटा, हम टीचर्स के लिए भी या फिर किसी भी इंसान के लिए 2 मिनट का पुश जरूरी होता है अगर आपका काम करने में मन नहीं कर रहा। तो लेक्चर देखने के लिए कभी कभार मन ना करे ना कि बोर हो रहा है, नहीं नहीं ये चैप्टर तो नहीं, बोरिंग है, नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रहा, 2 मिनट अपने आप को शिद्दत से बिठाइए। तीसरे मिनट में यूं मन लगेगा, यूं क्या है यार बहुत आसान है, मन लगाइए। जब दिल लगता है तो सब अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? लगता है बॉस। चलो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ा दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, रेट लो पढ़ लिया। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री क्या था जो सिंगल स्टेप में हो जाए मैम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में ना हो, मल्टी स्टेप में होगा बेटा। एक स्टेप से उसका काम ही नहीं बन रहा, मतलब इस रिएक्टेंट से मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन ये रिएक्टेंट डायरेक्ट ही प्रोडक्ट नहीं बना रहा, ये कुछ बनाएगा, फिर ये फर्दर आगे रिएक्ट करके कुछ और बनाएगा, ये फर्दर और रिएक्ट करके कुछ और बनाएगा, फाइनली वो वहां पर प्रोडक्ट आके मिलेगा। यानी मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि मल्टी स्टेप के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, यानी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वहां पर इंटरमीडिएट बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं मैम। तो अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी कि जो रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रही है बेटा, वहां पर डेफिनेटली मेरे को इंटरमीडिएट्स मिलने वाले हैं। और इंटरमीडिएट्स जहां बनते हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मल्टी स्टेप से बेटा, वहां पर उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा वो कैसे डिफाइन होगा? वो डिफाइन होगा उस रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप पर। मेंशन होगा सवाल के अंदर कि ये रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है, जैसे यहाँ मेंशन है, तो ये जो स्लोवेस्ट स्टेप है ना, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इसी रेट डिटरमाइनिंग यानी कि रेट लो एक्सप्रेशन इसकी लिख सकते हैं ना, और रेट लो एक्सप्रेशन से ही तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। बात आई समझ में? जेई वाले बच्चों के लिए ना यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, करवाऊंगी बाद वाले टॉपिक में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे पूरा एक लेक्चर करेंगे, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, बहुत सारी चीजें बेटा जो यहाँ से आती है, डेफिनेटली वी विल डू।
आपके 4 नंबर वहां से डेफिनेटली आएंगे, उसको कवर करेंगे अपन, लेकिन पूरा एक लेक्चर देंगे। ये तो थोड़ा सा क्या है, इंट्रो है बेटा, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है, वहां पर क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और उधर स्लोवेस्ट जो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइन करेगा बेटा। ये होता है तुम्हारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। इंट्रो है, कंप्लीट नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पूरा एक लेक्चर बनेगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पे, पूरे 1 घंटे का लेक्चर बनेगा, पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगी, डरना नहीं है कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से। बहुत सारे बच्चे काइनेटिक्स में घबरा जाते हैं कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से, हम नहीं घबराएंगे। मॉलिक्युलरिटी देख लेते हैं बेटा। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? Molecularity of a reaction is defined as the number of the reactive species या reactive molecule which are colliding to form the product. Collision theory के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, जितने molecules आपस में टकराएंगे ना, इफेक्टिव collision जिनका होगा बेटा, उनसे प्रोडक्ट बनता है। अब एक बात बताओ, क्या हर एक कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन होगा? नहीं होगा। कुछ ही कॉलिजन्स ऐसे होते हैं जिनसे प्रोडक्ट बनता है, तो उन कॉलिजन्स में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं ना, उनको हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। और तुम बताओ जरा, क्या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ टकरा सकते हैं क्या? नहीं मैम, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मॉलिक्युलरिटी बेसिकली क्या होती है बेटा, स्पेसिफिकली एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होती है। मॉलिक्युलरिटी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे टू मेक द प्रोडक्ट बेटा। और जो मॉलिक्युलरिटी है ना, वो आपकी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये हमें कौन बताता है बेटा? कॉलिजन थ्योरी बताता है। कौन बताता है? कॉलिजन थ्योरी बताता है। ये भी लेक्चर एक आएगा, ऑफ कोर्स बड़ा टॉपिक है यार, छोटे छोटे टॉपिक्स में थोड़ी ना समझा दूंगी, हम टॉपिक सारे कवर करने वाले। तो कॉलिजन थ्योरी भी करेंगे हम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी करेंगे हम, आर्हेनियस थ्योरी भी करेंगे, सब करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। मॉलिक्युलरिटी समझ आए क्या होता है मैम? एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि A+B है, ये C बना रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक A है एक B है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका? मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा यहाँ पर? मोलिक्युलरिटी विल बी 2 बेटा। मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? 2 होगा। और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए बेटा मॉलिक्युलरिटी किसके बराबर होता है? ऑर्डर के बराबर होता है। क्यों होता है मैम? मॉलिक्युलरिटी होता है मॉलिक्यूल्स का काउंटिंग, मॉलिक्यूल्स यानी कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अभी तो पढ़ के आई है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम ही बराबर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। यस और नो? सो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी विल बी इक्वल टू दी ऑर्डर बेटा। मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस, पहला पॉइंट है बेटा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर होगा, 2 मॉलिक्यूल टकराए, 3 टकराए, एक से प्रोडक्ट बना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आधे मॉलिक्यूल ने प्रोडक्ट बना दिया, 3/2 पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ने प्रोडक्ट बना दिया। मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर होगी बेटा, जीरो नहीं हो सकती है। जीरो क्यों नहीं हो सकती है मॉलिक्युलरिटी? क्योंकि मैम जीरो मॉलिक्यूल कैसे प्रोडक्ट बनाएगा? अभी अभी पढ़ के आए थे ना, एलिमेंट्री रिएक्शंस जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए डिफाइन नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैम एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर जो स्टाइकोमेट्री होता है वही मॉलिक्युलरिटी होता है, वही ऑर्डर होता है। और जीरो मॉलिक्युलरिटी ना ना ना, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है यार उसका। मॉलिक्युलरिटी जीरो, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव होल नंबर होगा बेटा। वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी जो है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है बेटा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 से मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड नहीं कर सकते। कोलाइड करेंगे, पास आएंगे बेटा, तो केमिकल जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? यहाँ पर देखो, फॉर द रिएक्शन, जो रिएक्शन दे रखी है इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन भी दे रखा है। क्या दे रखा है? रेट लो एक्सप्रेशन। जाके देख लेना बॉस, ये पीवाई के क्वेश्चन है। अब तुम बताओ, क्या इससे ज्यादा खराब क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? ये तुम्हें 4 नंबर अगर देके जा रहा है, तो तुम बताओ क्या इसमें कोई हमारा लॉस है? नहीं। क्या क्वेश्चन है? रेट लो की तो एक्सप्रेशन दे रखी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि रेट लो एक्सपेरिमेंटल होता है, और उस एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट टर्म्स की पावर होंगी ना, उनका जो जोड़ कर देंगे वो ऑर्डर हो जाएगा। 2+1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन? लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लिख के बताओ। अच्छा एक बात तो बताओ, लाइक कर दिया क्या वीडियो? वीडियो लाइक नहीं कर, देखो ना, देखो पसीने आ रहे। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ उनको कि क्वेश्चंस हो रहे हैं, फटाफट आओ देखो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे मैम आप तो हर चीज को इंपॉर्टेंट बता रहे हो। अरे भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो पोर्शन है वो है इंपॉर्टेंट। अगर हर लेक्चर से मुझे 4 मार्क्स का कंटेंट मिल रहा है, जिनकी पॉसिबिलिटी 90+% है, कि 90% से ज्यादा पॉसिबिलिटी कि वो आ सकता है उस टॉपिक से क्वेश्चन, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हमें जीएमसी के अंदर सीट चाहिए, हमें आईआईटी में सीट चाहिए भाई, हमें चाहिए सीट। मुझसे पूछो, मुझे आईआईटी का कैंपस जो है वो इतना याद आता है यार, क्या शानदार कैंपस है आईआईटी का। ओ भाई साहब, क्या लाइफ होती है आईआईटी में, अलग ही विजुअलाइजेशन आ जाते हैं आईआईटी का नाम सुनते ही। सोचो तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के भी कैसे कैसे, माशाल्लाह। अगर तुम्हें भी मेरी तरह ऐसा
एकदम से फील करना है ना कि यार मेरे को भी आईआईटी जाना है, मेरे को भी मेडिकल कॉलेज जाना है, नीट क्रैक करना है, तो बस जुटे रहो पढ़ाई में कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है बेटा, बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है 4 दिन पढ़े 5वें दिन आराम कर लिया, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं ये चीजें आपके साथ क्यों शेयर कर पाती हूँ पता है, देखो हर कोई इंसान बोलता है, जैसे कि हम लोग भी आप ही की लाइफ से हैं बेटा, हमने भी प्रिपरेशन करी है, हम भी आईआईटी में गए हैं, कॉलेज करा है, अब जॉब कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है। मुझसे भी ज्यादा सीनियर फैकल्टीज, उनको मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का। पेरेंट्स हमें कोई चीज समझाते हैं, वो क्यों समझाते हैं, बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। तो जो एक्सपीरियंसेस है ना, उन्हीं के बेसिस पे आपको बताई जाती है चीजें। एंड मानो अगर कोई इंसान आपसे थोड़ा सा भी अच्छा है ना, यानी कि उसका बेटर एक्सपीरियंस है बेटा, और बेटर एक्सपीरियंस वाला इंसान अगर तुम्हें कोई सजेशन दे, सजेस्ट करे ना, तो तुरंत मान लेना चाहिए कि हाँ यार कुछ तो बढ़िया होगा। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में ऐसे भी दोस्त आए हैं, ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं जो कंसिस्टेंसी नहीं नहीं फॉलो करते, और कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो करते हैं ना, तो उनका नहीं होता, और लास्ट टाइम पे वो गिव अप कर देते हैं कि यार नहीं हो रहा है मुझसे तो। और गिव अप भी कैसे करते हैं, हालातों के बेसिस पर, कि मेरे साथ तो ये हो रहा था ना इसलिए नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं डेफिनेटली कर लेता। हालात हर किसी की लाइफ में अलग अलग मोमेंट पर अलग अलग होते हैं। अगर तुम सिचुएशंस को अभी ऐसा बोलते रहोगे ना कि यार ये सिचुएशन ऐसी हो गई, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, बहाने दे रहे हो आप खुद को। करने वाला कैसे भी कर जाता है, तो अगर आपको करना है ना तो आप डेफिनेटली करोगे, चाहे आपके घर में लाइट हो या ना हो, चाहे आपकी फैमिली आपके साथ रह रही है या नहीं रह रही है, चाहे फैमिली में रिलेटिव्स आए हैं या नहीं आए हैं, भाई की शादी हो रही है, बहन की शादी हो रही है, सब छूट सकता है, सब छूट सकता है। मेरे एक दोस्त की बहन उसके साथ उससे अभी भी नाराज है, क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे अपनी बहन की शादी में नहीं गया था, एंड नाउ ही इज द सक्सेसफुल पर्सन इन हिज होल फैमिली। बहन फिर भी नाराज है। बना लेंगे यार, क्या हो गया। उसे पता था ना कि लाइफ बनानी है तो जरूरी है एग्जाम देना, मतलब आज मेरा एग्जाम है और 2 दिन पहले मेरी बहन की शादी है, क्यों जाऊंगा मैं, मेरे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बहन की शादी नहीं। माना एक एक पार्ट है, लेकिन ये खुशियां मैं फिर ढूंढ लूंगा। एग्जाम छूट गया तो अगले साल तक फिर वेट करूंगा क्या, नहीं यार, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा बेटा, सुकून जो है ना, इन इन चीजों की जो खुशी है वो छोड़नी पड़ेगी। अलग रहना पड़ेगा, अपने आप को कमरे में बंद करना ही करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। इफ यू आर कंसिस्टेंट फॉर योर स्टडीज ना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, डेफिनेटली हो पाएगा। क्वेश्चन करके बताओ अब मुझे, क्वेश्चन करो, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ए रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर, रिएक्शन कौन सी है, सेकंड ऑर्डर, तो लिख लो रेट इज इक्वल टू के इंटू में यहां पर ए की पावर 2, सेकंड ऑर्डर, यानी इसका मतलब यही हुआ। विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, लो जरा एक ही जगह इसने क्या लिख दिया बेटा यहाँ, अरे 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 देखो ये रब ही नहीं होता है, ये भी बोलता है कि अरे मैम आपने मोटिवेट कर दिया इतना ज्यादा। सीओ की पावर 2 बेटा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल, ये जो कंसंट्रेशन है वो डबल कर दी, तो रेट जो नया वाला है वो क्या हो जाएगा, के इंटू 2 टाइम्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इनिशियल थी बेटा। तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, 2 दूनी 4 ना, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स। देखो यहाँ पर जो नया आर डैश है वो हो जाएगा के इंटू में 4 इंटू में सीओ की पावर 2, तो ये के इंटू सीओ की पावर 2 क्या, ये तो पुराना वाला रेट है, तो आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू में पुराना वाला रेट बेटा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 4। बात समझ में, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब मैथमेटिकल वैल्यू देके बस कंफ्यूज किया गया और कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना इस सवाल को। एक रिएक्शन है 2A से 2A प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ वर डबल्ड, यानी कि यहाँ पर रेट जो है बेटा, ऑर्डर नहीं दे रखा, ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो के इंटू में ए की पावर एक्स है बेटा और बी की पावर क्या है वाई। अब ये क्या कह रहा है, जब मैं दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं ना, तो जो रेट है वो इंक्रीज हुआ है 0.3 से 2.4, तो क्या मैं बोल सकती हूँ 0.3 इंटू 8 यानी कि 2.4, यानी जब मैंने इनकी कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया बेटा, दोनों की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया, तब जो मेरा नया वाला रेट है बेटा वो 8 टाइम्स ऑफ पुराने वाले रेट के हो गया है। यानी क्या हुआ होगा मैम, इसका मतलब एक की जो पावर है ना वो 2 होगी, डेफिनेटली 2 दूनी 4, और एक की पावर जो है वो 1 होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 बेटा।
यानी कि x और y में से एक वैल्यू 2 होगी और एक वैल्यू 1 होगी। चलो अगली इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कह रहा है जब मैं अकेले एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर रही हूं तो रेट जो है वो 0.3 से 0.6 हो रहा है, डबल हो रहा है। 0.3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.6, यानी कि एक ही कंसंट्रेशन को जब मैंने डबल किया तो रेट क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ रेट हो रहा है। यानी कि डेफिनेटली ए की पावर 1 रही होगी बेटा, जो ए की पावर है वो 1 रही होगी, तभी तो इसका देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि 1 पावर है तभी तो इसको डबल करेंगे तो डबल ही रेट आएगा। अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगी तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 1, इसका अगर मतलब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी बेटा। तो a के विद रिस्पेक्ट टू में ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज 2, और a के विद रिस्पेक्ट टू गलत बेटा, विद रिस्पेक्ट टू b गलत, ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 4 गलत। क्या होगा, ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 1 होगा, बी के ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा बेटा। ए के रिस्पेक्ट में जब 1 है तभी तो दुगना करेंगे तो रेट दुगना होगा, 2 एकम 2। इसके विद रिस्पेक्ट टू 2 ऑर्डर होगा तभी तो 2 दूनी 4 इधर से और 2 इधर से, 8 टाइम्स होगा बेटा। तो देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाटा की टर्म में दे रखा है, आप सोचोगे यार डाटा की टर्म्स में कैसे सॉल्व करेंगे, और सिंपली वो कहना क्या चाहता है 8 टाइम्स और डबल हो रहा है बेटा। बात आई समझ में। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन अपन ने कर ही लिया है। अब यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप करो बेटा, आप देखो कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और मैं कमेंट्स में देखूंगी जिसका आंसर सही होगा मैं आने वाले 3rd लेक्चर के अंदर उसका नाम शाउट आउट करूंगी बेटा। तो मुझे करके बताओ, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को करके बताओ, ताकि मुझे लगे कि यस यू आर लर्निंग फ्रॉम द लेक्चर्स बेटा, आपको सेशंस समझ आ रहे हैं। ऐसे अगर देख के चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। तो ये आज का पूरा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है बेटा। क्या है ये, होमवर्क है। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया यानी कि तुम्हें रेट लो और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया। तो आंसर करो इसका कहां पर, आंसर इन कमेंट बॉक्स बेटा, आंसर इन कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर बेटा, जिसके अंदर आपने रेट लो सीखा, रेट लो एक्सप्रेशन, ऑर्डर सीखा, मॉलिक्यूलरिटी सीखा, और मैंने आपको सिखाया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में और एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में। इतनों सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे बेटा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो आप अगर इस चैनल पर है ना तो अपने आप से ये प्रॉमिस करते रहिए कि हमें पेपर फोड़ना है, बस चाहे जो हो जाए, आंधी आए तूफान आए, हमें पेपर फोड़ना है। आंधी आ रही है, तूफान हो रही है, आई फ्लू हो रहा है, अभी फिलहाल आजकल एक बीमारी चल रही है बेटा, डायरिया वगैरह अपने पीक पे है, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, हेल्दी खाना खाओ, वरना बीमारी होगी तो यार 10-15 दिन बेकार हो जाएंगे। तो कोचिंग नहीं जाना, कोचिंग बंद हो रही है, कुछ हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, दी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करके रखेंगे, लेक्चर्स आते रहेंगे, टाइम से सिलेबस पूरा होगा, सब होगा। बी सब्सक्राइब्ड एट दिस चैनल। पेपर फोड़ना है, बस फोड़ना है, चाहे जो हो जाए। हम जीएमसी जाके रहेंगे बेटा, नीट क्रैक करके रहेंगे, हम आईआईटी का कैंपस देख के रहेंगे। मैम मुझे आईआईटी से बीटेक करनी है, करनी है, करनी है। अगर ये मन में है ना तुम्हारे, दिमाग में रखो, पेपर फोड़ना है बस। फोड़ना मतलब ऐसे नहीं कि माथा फोड़ना है, पेपर फोड़ना यानी कि पेपर क्रैक करना है बेटा। इसकी तरह एक्साइटमेंट होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, एक्साइटमेंट फुल होनी चाहिए। यस मैम वी विल डू इट यार। दी केमिस्ट्री चैनल पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, पूरा लेक्चर देखा है, तो ऑफ कोर्स हम लोगों में है वो जुनून, है वो कंसिस्टेंसी कि वी विल रॉक द पेपर मैम। हम करेंगे। नेक्स्ट ईयर आपके चैनल पर नहीं आएंगे, बस ये बताने आएंगे कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया, हम जा रहे हैं आईआईटी, हम जा रहे हैं जीएमसी, ये बताने जरूर आना है। डू सब्सक्राइब दिस चैनल बेटा। मैम को बहुत सारा लव शावर करो अपना, कमेंट बॉक्स के अंदर हार्ट लिख सकते हो, अपने सजेशंस लिख सकते हो, जो तुम्हें लिखना है, नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पर चाहिए, क्या चाहिए, anything you can write in the comment box बेटा। so do subscribe this channel, be a part of the chemistry family बेटा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, उससे मैम सुपर एनर्जेटिक हो जाती है। सो हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जो रैंडम वीडियोस आती रहती हैं दूसरे कंटेंट्स की बेटा, वो आपको नोटिफिकेशन के साथ टाइमली मिल जाए, उसमें आप लेट ना हो बिल्कुल भी। तो बेल आइकन दबा दिया क्या, जाने से पहले बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाओ बेटा वहां पर, उसमें डीपीपी मिलेगी आपको, ये वाला मटेरियल मिलेगा, बाकी जो फॉर्मूला शीट्स हैं वो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ 1-2 दिन में, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो की और सॉल्यूशन की बेटा, वो भी आपको मिलेंगी। और कल सुबह 10 से 11
मैंने ना इंस्टाग्राम का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप, मैंने पोल डाला हुआ है इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर कि आपको जो एग्जाम कराने संडे टेस्ट बेटा इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स के दोनों लेक्चर्स का, वो कितने बजे कराने। अभी तक जो मैंने बच्चों का रिस्पांस देखा, आप लोगों ने मैक्सिमम कुछ बच्चों ने किया है रिस्पांस, तो वो 10 से 11 AM वाला सुबह वाला टाइम है। तो अगर तुम्हें जो भी टाइम तुम्हारे लिए सुटेबल है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे को बोलेंगे उसी टाइम पर अपन टेलीग्राम ग्रुप पर वो टेस्ट डाल देंगे बेटा। और टेलीग्राम ग्रुप पर टाइम टू टाइम मैं क्विजेस अब ले रही हूँ बेटा क्वेश्चंस की फॉर्म में, सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, क्विजेस में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे, और कल संडे का टेस्ट देना बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा। टाइम मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगी और इंस्टा पर भी अपडेट कर दूंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू बच्चों, पढ़ते रहो हंसते रहो।